सत श्री अकाल आप सबको। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और आज मैं जिस मुद्दे पर आप सबसे बात करने वाला हूं वो एक ऐसा मुद्दा है जिसने ये सबूत दिया है कि भारत में अभी भी लोकतंत्र की भावना जिंदा है। लोकसभा में 28 से 29 जुलाई के बीच ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर एक चर्चा हुई, जिसमें विपक्षी दल और सत्ता पक्ष आमने सामने बैठे थे और उन्होंने इस पूरे विषय पर चर्चा की। ये चर्चा इसीलिए बहुत जरूरी है क्योंकि इस बार कोई आम बातें नहीं हुई, क्योंकि इस बार विपक्ष ने कुछ मुश्किल सवाल सत्ता पक्ष के आगे रखे और सत्ता पक्ष को भी उन सवालों का सामना करना पड़ा और उन पर अपनी प्रतिक्रिया भी देनी पड़ी। जब भी कोई इस दुनिया में भारत की लोकतंत्र के ऊपर सवाल उठाएगा तो यह चर्चा एक मुंह तोड़ जवाब होगी, क्योंकि यह चर्चा सिर्फ भारत में ही हो सकती थी। यह चर्चा पाकिस्तान में नहीं हो सकती, यह चर्चा चीन में नहीं हो सकती, यह चर्चा कोरिया या ईरान जैसे तानाशाह देशों में नहीं हो सकती। यह सिर्फ भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में ही हो सकता है कि विपक्ष आजादी के साथ सत्ता पक्ष से बिना डरे मुश्किल सवाल पूछ सके और सत्ता पक्ष उनका सामना करे और उन पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे। अब ये पार्लियामेंट की डिस्कशन क्यों जरूरी है? इसके जरूरी होने का कारण ये है कि इस पूरे ऑपरेशन और जंग की जो सोशल मीडिया हाइप थी, जो सत्ता पार्टी का वेलर था, उस सब के पीछे हमको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि इतिहास में या भारत की गाथाओं में भी जितनी भी जंग रही हैं, उन सब के पीछे एक गलती रही है। रामायण का युद्ध हुआ, उसके पीछे गलती थी रावण का अहंकार और उसकी दुष्टता और उसका छल। महाभारत का युद्ध हुआ, उसके पीछे भी दुर्योधन और शकुनी के छल, लालच और दुष्टता और अहंकार थे। और सिख इतिहास में भी जितनी जंगें हुई, उन सब के पीछे भी मुगलों का जुल्म था। जब भी कोई जंग हुई है, चाहे वो कितनी भी महान क्यों ना हुई हो, हमें इस बात का निरीक्षण जरूर करना चाहिए कि उनके होने के पीछे क्या गलतियां थी और उनके होने दौरान भी हमसे क्या गलतियां हुई। जिन जंगों की मैंने बात की, अगर वहां पर मौजूद किसी भी महापुरुष से यह पूछा जाता कि उनके दृष्टिकोण से ये जंग क्या थी, तो वो यही कहेंगे कि ये जंग होनी तो नहीं चाहिए थी, लेकिन हालातों ने ये मजबूरियां पैदा की कि ये जंग लड़नी पड़ी। कोई भी महापुरुष जंग के पक्ष में नहीं रहता, लेकिन जब हालात, जब अस्तित्व आपके सामने ऐसी परिस्थितियां रख दें कि जंग ही जरूरी हो, तो जंग करनी पड़ती है। इसलिए हमारे लिए इस ऑपरेशन सिंदूर और इसमें लड़ी गई जंग की वो परिस्थितियों का निरीक्षण बहुत जरूरी है जिनके कारण ये जंग पैदा हो, जिनके कारण ये हालात बने। और ये सब इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारे देश भारत का उद्देश्य पाकिस्तान के साथ उलझे रहना नहीं है। हमारे उद्देश्य पाकिस्तान से बहुत बड़ा है। हमें इकोनॉमी में आगे बढ़ना है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे बढ़ना है। हमारा मुकाबला चीन और अमेरिका जैसी ताकतों से है। पाकिस्तान में उलझे रहना हमारा उद्देश्य नहीं है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी तो बनती है कि हम उन गलतियों के बारे में चर्चा करें जो हमसे हुई, उन चीजों के बारे में निरीक्षण करें, उन कमियों के बारे में बात करें जो हमसे हुई। हम पाकिस्तान नहीं है जो जंग हारने के बाद भी ये ऐलान कर सके कि लो जी हम जंग जीत गए, जिनकी पूरी दुनिया बस अपनी सरहद के बीच में ही बसती है। हम भारत हैं, हमारा उद्देश्य जगत में अपना स्थान बनाना है, ना कि सिर्फ अपने देश के अंदर अपनी पहचान को बड़ी रखना। इस पूरी चर्चा में जो 28 से 29 जुलाई के बीच हुई, इसके अंदर मैं मुख्य 8 लोगों के बयानों पर आपसे बात करूंगा। ये बयान है पहले हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के, उसके बाद विपक्षी दल के नेता गौरव गोगोई के, उसके बाद हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी का, और 28 जुलाई का आखिरी बयान विपक्षी नेता असदुद्दीन ओवैसी जी का। उसके बाद 29 जुलाई की चर्चा में हम अगले 4 नेताओं की बात करेंगे, जो कि हैं अमित शाह, प्रियंका गांधी वाड्रा, विपक्षी दल के नेता राहुल गांधी और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। इन सबके बयानों से
हमको बराबर तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्षी दल के दोनों के नजरिए देखने को मिलेंगे। अब अगर हम सत्ता पक्ष और विपक्ष की बयानों को पूरा देखने के बाद उनका निरीक्षण करें तो हमें एक बात समझ में आती है। सत्ता पक्ष थोड़ा सा फंसा हुआ महसूस करता है, विपक्षी दल उनके फंसे हुए पर अपने सारे सवाल रखता है। असल में हुआ ये कि ऑपरेशन सिंदूर एक बड़ा ऑपरेशन था, एक बड़ा सर्कल था, और उसके इर्द गिर्द कुछ मुद्दे हैं, जैसे कि पहलगाम का हमला क्यों हुआ, कितने विमान गिरे, डोनाल्ड ट्रंप ने जंग रुकवाई या जंग पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे रुकी, पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे रुकी तो जंग रुकी क्यों, आईएमएफ ने पाकिस्तान को $1 बिलियन का लोन क्यों दिया। किसी भी फॉरेन देश ने टेररिज्म का कंडेमनेशन तो जरूर किया, लेकिन पाकिस्तान का कंडेमनेशन क्यों नहीं किया, पाकिस्तान और भारत को इक्वेट क्यों कर दिया गया। और आखिर में हमारे नेता ने अगर ये कहा कि पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर जंग रुकी है, तो उन्होंने अब तक डोनाल्ड ट्रंप को इस चीज पर काउंटर क्यों नहीं किया, जब वो आज की तारीख, जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, 32वें बार ये कह चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान की जंग रुकवाई। सत्ता पक्ष पूरी की पूरी कोशिश कर रहा है इस सारे बयानों में कि वो सारा का सारा ध्यान सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर की तरफ रखे और कांग्रेस के और विपक्ष के सारे सवालों के ऊपर इस धारणा को रखे कि वो सब पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं। ये चीज को मैं सत्ता पक्ष की एक कमजोरी के रूप में देखता हूं कि वो लोग इंटरनेशनल इमेज और लोकल इमेज के बीच फंस गए। उनको एक इंटरनेशनल बयान तो देना है, क्योंकि उनको पता है कि पूरी दुनिया प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, विदेश मंत्री जी के बयान तो सुन रही है, और उनको अपनी एक लोकल इमेज का भी ध्यान रखना है कि उनको अपना वो वेलर, अपनी वो इमेज कायम रखनी है कि बीजेपी एक स्ट्रांग पार्टी है और नरेंद्र मोदी जी एक बहुत स्ट्रांग नेता है। इसके पीछे वो अपने विमान गिरने, डोनाल्ड ट्रंप के इंटरफेरेंस के और पाकिस्तान के फॉरेन सपोर्ट के सवालों को बार बार कांग्रेस की ऐतिहासिक गलतियों के नीचे दबा रहे हैं। ये बात मैं पूरी तरह से मानता हूं कि इतिहास में कांग्रेस से और इनके नेताओं से गलतियां हुई हैं, बेशक हुई हैं, और उन गलतियों का हर्जाना आज भी भारत भर रहा है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के मामले में जब आज की पूरी डिस्कशन, पार्लियामेंट की पूरी डिस्कशन इस मुद्दे पे है, तो सत्ता पक्ष बार बार इतिहास में जाकर नेहरू जी को तो खींच कर लेके आ रहा है, पर उनसे डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया जा रहा, उनसे चीन का नाम नहीं लिया जा रहा। उन्होंने पूरी तरह से इस मुद्दे को इतिहास में सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर, जो कि पहलगाम हमले की एक जवाबी कार्रवाई थी, उसमें दबाने की कोशिश की। इन्हीं चीजों को हम उनके बयानों के साथ समझेंगे और उन पर अपना भी प्रतिक्रिया देंगे। तो पहला बयान है राजनाथ सिंह जी का। राजनाथ सिंह जी का बयान कुछ इस तरीके का था जैसे कि वो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक मैसेज दे रहे हैं। उन्होंने 22 अप्रैल की घटना से स्टार्ट किया, उसके बाद उसको समझाया, फिर ऑपरेशन सिंदूर से स्टार्ट किया। 7 मई की 1:05 से शुरू हुए 1:27 के 22 मिनट के ऑपरेशन को उन्होंने पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया और एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल दी कि 1:35 पर यहां के डीजीएमओ ने पाकिस्तान के डीजीएमओ को हॉटलाइन से संपर्क करके कहा कि हमने ये कार्रवाई की है और हम अब डीएस्केलेशन चाहते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया, हम बस यहीं तक करना चाहते हैं और इसके बाद अगर आपने कुछ किया तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। इस बयान के ऊपर आगे राहुल गांधी अपना देंगे, जब उनका बयान आएगा तो हम उसकी बात करेंगे। ये है उनका बयान। 7 मई 2025 को हमले माने 1:35 के तुरंत बाद भारतीय डीजीएमओ ने हॉटलाइन संदेश के माध्यम से पाकिस्तान के डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन से संपर्क किया और टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ हमारे हमले के रेशनल और मेथोडोलॉजी के बारे में पूरी जानकारी दी और यह तथ्य भी बताया ये हमले एस्केलेटरी नेचर वाले नहीं थे, माने इसको हम आगे नहीं बढ़ाना चाहते। उसके बाद राजनाथ सिंह जी ने इस ऑपरेशन को पूरा एक्सप्लेन किया, अपनी अचीवमेंट्स गिनवाई। फिर उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने
हमारे डीजीएमओ को कॉल करके रिक्वेस्ट की कि हम ये जंग रोक दें। इस मूवमेंट पर राहुल गांधी उठते हैं और राजनाथ सिंह से पूछते हैं कि फिर आपने जंग रोकी क्यों? यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। सुने, रुकिए तो रुकिए, बता देगा। इस पॉइंट पर मेरा पूरा इंटरेस्ट अब इस डिस्कशन की तरफ था। मैं इन डिस्कशनों को पूरा सुनने वाला था, क्योंकि यहां से मुझे यकीन हुआ कि अब विपक्षी दल कुछ मुश्किल सवाल पूछने आया है। वो सिर्फ सरकार की हाँ में हाँ मिलाने नहीं आया, वो उन बारीकियों पर जो सवाल हमारे देश की जनता में है, मेरे मन में है, वो सवाल विपक्ष सत्ता पक्ष से पूछेगा और उन्हें बाकमाल तरीके से सरकार से वो सवाल पूछे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जो सवाल हैं विमान गिरने पर वो बेबुनियाद है, वो इररेलेवेंट। और उन्होंने इसके बाद बीजेपी ने विपक्ष में रहते हुए जो सवाल सरकार से पूछे हैं उनको गिनवाया कि हमारी जमीन विदेशी कब्जे में क्यों। उसके बाद उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी और मोदी जी के जो पाकिस्तान के दौरे हैं उनकी बात की और पाकिस्तान के किए धोखों को गिनाया। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट कहा और अपनी स्टेटमेंट दी कि टेररिज्म एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर। इसके बाद उन्होंने ऑपोजिशन के सत्ता पक्ष के वक्त की कुछ गलतियां गिनाई कि किस तरह 2008 के मुंबई हमले के बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी ने पाकिस्तान का इनफ कंडेमनेशन नहीं किया। और इसके साथ उन्होंने एक क्वेश्चन भी दिया कि वो उस समय के प्रधानमंत्री या उस समय के नेताओं के या उस समय की पार्टी की निंदा नहीं कर रहे हैं, वो मानते हैं कि उस समय की कुछ मजबूरियां रही होंगी। उन्होंने एक बड़ा इंक्लूसिव सा स्टेटमेंट दिया कि वो किसी पर तंज नहीं कस रहे हैं, वो सिर्फ तथ्यों को गिना रहे हैं। और आखिर में उन्होंने सभी दलों के नेताओं को जिन्होंने फॉरेन डेलीगेशंस को लीड किया था और अपनी आइडियोलॉजीज को साइड में रखकर देश के साथ उस समय खड़े हुए थे, उन सबका धन्यवाद किया। मुख्य तौर पर जैसा कि मैंने कहा, उनका बयान एक इंटरनेशनल स्टेटमेंट जैसा था, जैसे कि वो पूरी दुनिया को एक स्टेटमेंट दे रहे हो जिसमें उन्होंने अपने सरकार की अचीवमेंट्स भी गिनवाई, कांग्रेस की कुछ कमियां भी गिनवाई और अंत में सभी नेताओं का धन्यवाद भी किया। ये एक बहुत ही पॉलिटिकली करेक्ट बयान है जिसमें उनका सारा फोकस ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पे था। इसके काउंटर में विपक्षी दल के नेता गौरव गोगोई जी का बयान आया और इस बयान ने सारे के सारे डायनामिक्स को बदल के रख दिया। अब हम उनके बयान पे आते हैं। गौरव गोगोई जी ने मुख्य तौर पे अपनी बात इस सवाल से शुरू की कि रक्षा मंत्री जी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल है, पर असल में तो ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम हमले के जवाब में हुआ था। तो उन्होंने कहा कि वो आतंकी पहलगाम में आए और उन्होंने 26 लोगों को मारा, इसकी जिम्मेदारी किस पर आती है? वहां पर सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? बहुत से सूचनाएं दी उन्होंने, बहुत से जानकारी दी, लेकिन रक्षा मंत्री होने के नाते ये नहीं कहा कि पहलगाम में दहशतगर्द कैसे आए। ये नहीं कहा कि बेसारन में जहां पर 1000 लोग जाते हैं, खुशियां मनाते हैं, कैसे 5 दहशतगर्द वहां पर जाकर 26 लोगों की गोलियों से छलनी करते हैं। ये बात, ये सूचना रक्षा मंत्री ने नहीं दी। यही है सूचना का युद्ध। रक्षा मंत्री जी ने इतना लंबा बयान दिया तो उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि पाकिस्तान ने जो आतंकवादी वहां से यहां भेजे, उन आतंकवादियों ने कश्मीर की इकोनॉमी को खराब करने की कोशिश की, भारत में कम्युनल टेंशन पैदा करने की कोशिश की। उस समय में भी भारत के लोग अखंड रहे, ये भारत की खूबसूरती है। और सारे विपक्षी दल अपनी आइडियोलॉजी साइड में रखकर देश के साथ खड़े रहे। उन्होंने पूछा कि इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी 100 दिन हो गए, अभी तक सत्ता पक्ष उन आतंकवादियों को पकड़ क्यों नहीं पाया। और उन्होंने ये भी कहा कि रक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, अगर पाकिस्तान कुछ करेगा तो उसके जवाब में फिर ये शुरू होगा। कि ये बयान तो रक्षा मंत्री जी ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के टाइम भी दिए, पुलवामा के टाइम भी दिए। इसका मतलब कभी भी उनका पाकिस्तान को जवाब पूरा नहीं होता, पाकिस्तान फिर हिम्मत कर देता है आगे से कुछ करने की।
ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुल नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी भी रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि पाकिस्तान कुछ करेगा तो हम जवाब देंगे। इसका मतलब अभी तक का दिया गया जवाब पाकिस्तान के लिए काफी नहीं था। और ये अब भी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर कंप्लीट नहीं हुआ, अधूरा है, क्योंकि कल को जाके दोबारा पाकिस्तान कर सकता है। ये खुद कह रहे हैं, ये खुद कह रहे हैं, ये खुद कह रहे हैं कि इसके पश्चात भी पाकिस्तान कल को जाके कर सकता है। तो ये कैसा, ये जो सफल कैसे हुआ, फिर क्या सफल हुआ? आज ये खुद कह रहे हैं कि हमारा मकसद युद्ध का नहीं था। हम पूछना चाहते क्यों नहीं था, होना चाहिए था। आज उन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद जमीन लेने का नहीं था। क्यों नहीं था? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे? ये उन्होंने खुद कहा, इन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद था टेररिस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर पर आक्रमण करना। तो क्या हमने उरी के समय नहीं किया? क्या हमने पुलवामा के समय नहीं किया? लेकिन उसके पश्चात भी पाकिस्तान का इतना साहस। गोगोई जी ने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि मोदी जी विदेश का दौरा पूरा करके भारत आए तो वो पहलगाम नहीं गए, वो बिहार में चुनावी रैली करने गए। सऊदी अरब में थे, पूरा कार्यक्रम उन्होंने संपूर्ण किया, वापस आए और वो पहलगाम भी नहीं जा पाए और बिहार में जाके चुनावी भाषण दे रहे हैं। अगर पहलगाम में कोई गया तो हमारा नेता राहुल गांधी गया। अगर पहलगाम में जो लोगों की मृत्यु हुई उनके लिए अगर शहादत की मांग कोई कर रहा है तो हमारा दल का नेता राहुल गांधी कर रहा है। अब यहां पर देखने में तो ऐसा लग रहा था कि भाजपा एक तरह से अपनी इंटरनेशनल इमेज जो कि है अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, और अपनी लोकल इमेज जो कि है आज हम कहते तू क्या है बे, हमें, इन दोनों के बीच में फंस चुकी थी। और उन्होंने कहा कि चाइना को हम आंख दिखाने की बात करते हैं, लेकिन राजनाथ सिंह जी ने अपने पूरे बयान में एक बार भी चीन का मेंशन नहीं किया। और फिर गौरव गोगोई जी ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्लेम किया, इसको ध्यान से सुनिएगा। आपने कहा कि 9 टारगेट पे हमने आक्रमण किया, लेकिन हमें यह भी सूत्रों से जानकारी और मीडिया में आया है और लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने खुद कहा कि पहले 21 टारगेट्स चुने गए थे और 21 से फिर 9 हुए। क्यों हुए? उसके बाद गौरव गोगोई जी ने कहा कि राजनाथ सिंह जी का कहना है कि विमान गिरने के सवाल बेबुनियाद या इररिलेवेंट है। हमारे पास सिर्फ 35 ही रफेल है और उसमें से अगर कुछ गिर जाने की खबर आती है तो उनके लिए तो कम से कम ये एक सीरियस इशू है जिस पर वो सवाल पूछेंगे। और उन्होंने बड़ा जोर दे के ये सवाल पूछा कि 26 बार ट्रंप ये क्लेम कर चुके हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान की जंग रुकवाई है, इसके जवाब में हमारे नेताओं ने क्या किया? फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह फेल हो चुकी है क्योंकि आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच कर रहा है और IMF पाकिस्तान को $1 बिलियन का लोन दे रहा है। और कंट्रीज ने, बाकी देशों ने पाकिस्तान और भारत को इस चीज मुद्दे पर इक्वेट कर दिया है। और अंत में गौरव गोगोई जी ने इस बात के साथ बयान को राजनाथ जी की तरह इंक्लूसिव तरीके से ही एंड किया कि ऑपोजिशन आज भी रूलिंग पार्टी के साथ खड़ा है, बस रूलिंग पार्टी लोगों को सच बताने की हिम्मत रखे। अब डरिए मत, सच्चाई से डरिए मत। उस दिन भी देश सरकार के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ा था, विपक्षी दल सरकार के साथ खड़े हैं और आज भी दहशतगर्दी के खिलाफ सच्चाई के पक्ष में देश और विपक्ष आज सरकार के साथ। आप हमें अपना दुश्मन ना समझे, हम सरकार के दुश्मन नहीं हैं, हम अपने देश के पक्ष में बोल रहे हैं, जवानों के पक्ष में बोल रहे हैं। पर आप हमें कृपया सच्चाई देने का हमें वो सम्मान दीजिए। यहां से सारे डायनामिक्स चेंज हो गए। अब तक जो एक बहुत सॉफ्ट और इंक्लूसिव सी डिस्कशन चल रही थी, अब ये अपोजिंग ग्रुप्स में हो गई। अब मुद्दे 2 हिस्सों में बंट गए, एक ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेस
और दूसरा उसके फेलियर्स पर, कि किन किन कारणों से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसके दौरान फॉरेन पॉलिसी कहाँ फेल हुई, इसके कारण पॉलिटिकल लीडरशिप से क्या गलतियां आई, और रूलिंग पार्टी का बयान कि ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल है, कांग्रेस पाकिस्तान के बयान दे रही है, ऑपोजिशन जो है वो देश के साथ नहीं खड़ी है, वगैरह वगैरह। अब इन दोनों गुटों के बीच में सारे के सारे बयान आने लगे। इसके बाद हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर जी का बयान आया। उनका बयान सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर्ड था, जैसा कि हम उनके स्टाइल से जानते हैं कि उन्होंने बड़ा ही फैक्ट ओरिएंटेड और बड़ा ही टू द पॉइंट बयान दिया। उन्होंने बात अपनी जो फील्ड है फॉरेन पॉलिसी से ही की। पहले एस जयशंकर जी ने जो मुख्य 5 कदम उठाए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वो गिनवाए। उसके बाद उन्होंने एक जो कॉमन मैसेज पूरी दुनिया को दिया वो बताया। जो पहला था टेररिज्म को लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, इंडियाज राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। और उन्होंने एक चुनौती भी बताई कि उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि सिक्योरिटी काउंसिल का हिस्सा पाकिस्तान था और उनको सिक्योरिटी काउंसिल से ही कंडेमनेशन चाहिए थी टेररिज्म के खिलाफ, जबकि वो खुद उसका हिस्सा नहीं थे। लेकिन उन्होंने वो अचीव किया और ये एक अचीवमेंट है कि सिक्योरिटी काउंसिल ने टेररिज्म पर कंडेमनेशन दी। और उन्होंने एक दूसरी अचीवमेंट भी गिनवाई कि टीआरएफ जिन्होंने जिम्मेदारी ली थी इस अटैक की 2 बार, उनको अब ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने बताया कि कई सारे देशों से उनको फोन आए, मीडिया, कई सारे देशों ने कांटेक्ट किया, तो उन्होंने कॉमन मैसेज क्या दिया पूरी दुनिया को, ये है उसकी क्लिप। The common message was India is exercising its right to defend itself against terrorism. Number 2, the targets which were hit on the 7th of May are known terrorist headquarters and infrastructure. Number 3, there will be no mediation. Anything between us and Pakistan is bilateral. Number 4, we will never bow down to nuclear blackmail. Number 5, we are responding to Pakistani military attacks because after Operation Sindoor was launched, they had started targeting our military facilities. And we will continue to hit the Pakistani military. If the fighting is to stop, Pakistan must request it. And that request must come through the designated channel of DGMOs. This was a common message that we had given to many people. और इसके बाद उन्होंने विपक्ष के इंटरनेशनल सपोर्ट के सवालों पर अपना जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जितने भी सम्मेलनों का भारत हिस्सा है, जैसे कि क्वाड हो, उसके देशों ने टेररिज्म को कंडेम किया, ब्रिक्स हो जिसका चाइना और रशिया भी हिस्सा है, उन्होंने भी टेररिज्म को कंडेम किया। इसके बाद कई सारे देश जैसे प्राग हो, जर्मनी के नेता हो, सेंट्रल एशिया के देश हो, रशिया में पुतिन हो, सब ने भारत के जो राइट टू डिफेंड इटसेल्फ है उसको सपोर्ट किया। और इसके बाद उन्होंने ट्रंप वाले सवाल पर भी ये कहा कि प्रधानमंत्री जी की ट्रंप से सारे ऑपरेशन के दौरान के वक्त बात ही नहीं हुई। सीधे तौर पर उन्होंने ये नहीं बोला कि ट्रंप की कोई इंटरफेरेंस नहीं थी, और ये चीज पूरे हमें सारे बयानों में मिलती है सत्ता पक्ष के कि ट्रंप का डायरेक्टली नाम किसी भी नेता ने नहीं लिया। और इसके बाद सत्ता पक्ष का जो यूजुअल बयान होते हैं वो जयशंकर जी ने अपने स्टाइल में दिए। 26/11 के वक्त कांग्रेस की पॉलिसी, ट्रेन बॉम्बिंग जो मुंबई में हुई उसकी पॉलिसी, जो चाइना के रिलेटेड कांग्रेस के बयान रहे हैं उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया, कांग्रेस के ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी ने जो 2 फ्रंट की बात कही उसके ऊपर अपना बयान, और ये भी कहा कि FATF लिस्ट के अंदर पाकिस्तान सबसे ज्यादा वक्त तक मोदी जी के टेन्योर में ही रहा है। इसके बाद अंत में उन्होंने जो सारे नेता थे जिन्होंने डेलीगेशंस को लीड किया उन सब को थैंक किया और कहा कि देश को उन सब नेताओं पर गर्व है। जैसा कि अभी तक सत्ता पक्ष के नेता अपनी स्पीचेस को इंक्लूसिव रखते हैं। और इसके बाद डे 1 का आखिरी बयान था असदुद्दीन ओवैसी जी का। अब ये बयान आखिर में तो मैंने लाया है, पर ये बयान सबसे ज्यादा खरा था। असदुद्दीन ओवैसी जी ने एक मौजूदा मुद्दा जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच का क्रिकेट मैच होने वाला है उसके ऊपर सवाल किया। उन्होंने सत्ता पक्ष के ज़मीर पर सवाल उठाया।
उनका बयान कुछ इस तरह से था। उन्होंने अपना बयान पहले तो जितने लोग इस सारे ऑपरेशन या कार्रवाई के दौरान मरे उन सबको याद करते हुए शुरू किया, और उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की अचीवमेंट्स गिनवाई और सत्ता पक्ष को इस बात का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने इस ऑपरेशन के दौरान जो देश में यूफोरिया क्रिएट हुआ उसका फायदा नहीं उठाया। और फिर उन्होंने अपना मुख्य बयान दिया कि क्या सत्ता पक्ष में अभी भी इतना ज़मीर नहीं बचा कि हम इतने लोगों की जान गंवाए जाने के बाद, एक युद्ध हो जाने के बाद पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे जब हम पानी नहीं दे रहे हैं? 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं। ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो? बड़ी अफसोस की बात है मैडम। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो जिम्मेदारी है बैसारन वैली में इंटेलिजेंस फेलियर की, इसका लोड लेफ्टिनेंट गवर्नर पर नहीं, हमारे चुने हुए जिम्मेदार नेताओं पर आना चाहिए। मैडम, अकाउंटेबिलिटी किस पर है? पहलगाम किसने किया? 7.5 लाख हमारी फौज और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, ये कहां से 4 चूहे घुसकर हमारे भारत के नागरिक को मारे? अकाउंटेबिलिटी किस पर फिक्स होगी? एलजी पर फिक्स होगी तो एलजी को बरतरफ करिए, आईबी पर आती है तो एक्शन लीजिए, पुलिस पर आती है तो एक्शन लीजिए, मगर आप ये समझ रहे हैं कि ऑपरेशन कर दिया और हम खामोश लोग भूल जाएंगे। अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना पड़ेगा। उन्होंने कश्मीर की पॉलिसी, आर्टिकल 370 और उधर की सिक्योरिटी के ऊपर भी सवाल उठाया और कहा कि फॉरेन पॉलिसी इस बात पर फेल हो चुकी है कि आसिम मुनीर, जिसके हाथ खून से रंगे हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ जाकर लंच कर रहा है। मैडम, डिटरेंस आपकी क्या है? आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, आपने बालाकोट किया, फिर ये पहलगाम हुआ, तो आपकी डिटरेंस की पॉलिसी नाकाम साबित हुई। कश्मीर की पॉलिसी नाकाम साबित हुई। 370 हटा दिया आपने एक रियासत को यूटी बना दिया और उसके बावजूद भी दहशतगर्द वहां पर पहुंच गए। तो और अफसोस मुझे इस बात का होता है मैडम। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारा सत्ता पक्ष चाहे प्रियम्बल में लिखे सेकुलर और सोशलिस्ट वैल्यूज पर ना माने, पर हम सोवर्जन तो हैं। हमारी सोवर्निटी पर ये एक बहुत बड़ा धब्बा है कि हमारा देश एक जंग में जीत रहा है और उसको रोकने का ऐलान एक अमेरिका का प्रेसिडेंट कर रहा है। और फिर उन्होंने वो सारे देशों को गिनाया जैसे कि फ्रांस, रशिया, वियतनाम और हमारे लीडर आई के गुजराल को भी, जिनको एक कमजोर नेता माना जाता है, पर वो भी अमेरिका के ऑर्डर के आगे झुके नहीं। और उन्होंने फिर वो सारी मिलिट्री मशीनरी भी गिनवाई जिसकी हमारे देश में अभी कमी है। और उन्होंने सत्ता पक्ष को ये चैलेंज भी दिया कि वो पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में लेकर आए। और आखिर में कहा कि सत्ता पक्ष देश की सिक्योरिटी और देश की फॉरेन पॉलिसी को पॉलिटिसाइज ना करे। इसके साथ डे 1 के जो मुख्य बयान थे वो खत्म हो गए। अब अगर हम डे 2 की तरफ बढ़ें तो पहला मुख्य बयान आया हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की तरफ से। अमित शाह जी का बयान मुख्य तौर पर बाकी सारे सत्ता पक्ष के नेताओं के बयान जैसा ही था, बस थोड़ा सा लंबा था। अपने बयान में एक खास बात ये थी कि उन्होंने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट गिनवाई कि ऑपरेशन महादेव के अंदर 3 आतंकी, सुलेमान उर्फ फैजल जट, अफगान और जिब्रान, ये 3 आतंकी मारे गए और इन सब के मारे जाने की पुष्टि भी हो चुकी है। पहली उन लोगों के द्वारा जिन्होंने इन आतंकवादियों को पनाह दी थी। दूसरा, बैसारन वैली के हत्याकांड में जो खोखे मिले थे उनको इनकी राइफलों के खोखों के साथ मैच कर इस बात की पुष्टि की गई कि ये 3 आतंकी वही हैं जो पहलगाम के हमले में मौजूद थे। और उन्होंने इनके पाकिस्तान के होने के सबूतों की भी बात की कि इनके MI कार्बाइन और इनकी AK-47 की बंदूकें, इनकी राइफल और इनके पास एक चॉकलेट के रैपर्स भी मिले जो पाकिस्तान मेड थे। तो इनके पाकिस्तान से होने का भी सबूत मिल गया। और उन्होंने यहाँ पर P चिदम्बरम जी की भी आलोचना की जिन्होंने पाकिस्तान से होने का इनका सबूत मांगा और पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की कोशिश की। इसके बाद मुख्य तौर पर अमित शाह जी ने ऑपरेशन सिंदूर की अचीवमेंट्स गिनाई और इसके बाद
सारे हिस्टोरिकल अकाउंट्स का बयान दिया जहां जहां पर कांग्रेस ने ब्लंडर्स किए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि इस बार ऑपरेशन सिंदूर में एक अलग बात ये थी कि 100 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर जाकर ये अटैक हुआ और पाकिस्तान अपने ही आतंकवादियों के स्टेट फ्यूनरल पर एक्सपोज हो गए। इसके बाद जब वो कांग्रेस की कमियां गिनवा रहे थे तो उन्होंने एक बहुत अच्छा जोक भी मारा जो कि अब सबको सुनना चाहिए। वहां घास का एक तिनका भी नहीं उगता है, वो जगह को क्या करो। तो एक संसद सदस्य ने, नेहरू जी का सर मेरे जैसा था, महावीर प्रसाद त्यागी जी ने कहा कि आपके सर पर भी एक बाल नहीं, वो चिन्ह बेच दे क्या। और फिर उन्होंने कांग्रेस की कोटा कानून पर भी आलोचना की कि बड़ी मुश्किल से अटल जी की सरकार में वो कानून लाया गया था और जब जैसे ही सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी की सरकार आई उस कानून को रद्द कर दिया गया। उन्होंने सोनिया गांधी जी के आंसुओं की बात की जिसका बाद में प्रियंका गांधी जी ने जवाब दिया। और कांग्रेस रूल के समय भारत से जितने गैंगस्टर भागे उन सबको भी गिनवाया। ओवरऑल अमित शाह जी का बयान पूरी तरह सत्ता पक्ष की बाकी बयानों जैसा था। ऑपरेशन सिंदूर की अचीवमेंट्स गिनवाई गई, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हमको बताई गई ऑपरेशन महादेव जी के रूप में, और कांग्रेस की कमियां गिनवाई गई एज यूजुअल जैसे कि बाकी सारे नेताओं ने गिनवाई। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और चाइना और इन सब का खास जिक्र इसमें नहीं है। इसके बाद बयान आता है प्रियंका गांधी वाड्रा का। प्रियंका गांधी जी का जो बयान था वो एक तरह से एक सरप्राइज की तरह से है। वो एक बहुत कमाल का बयान था। उन्होंने लोगों के मन में जो सवाल थे उन सारों को लिस्ट डाउन किया और बड़े अच्छे से बड़ी ब्रिलियंस के साथ उस पूरे बयान को डिलीवर भी किया। उन्होंने बयान शुरू किया इस बात से कि उन्होंने सबके बयान सुने लेकिन एक चीज उसमें रह गई कि ये जो सारा कुछ हुआ पहलगाम से शुरू हुआ और पहलगाम की घटना हुई कैसे हुई, वो आतंकवादी वहां तक पहुंचे कैसे और ये सब का कारण क्या है। उन्होंने फिर उनमें मारे गए एक उस अटैक के विक्टिम शुभम की बात की जो कानपुर से अपने परिवार के साथ वहां पर घूमने आया था सरकार की सिक्योरिटी पर भरोसा करते हुए। और उनकी पत्नी ने यह बयान दिया कि जब वो 1 घंटे का सारा वो हत्या हो रही थी तब वहां पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई एम्बुलेंस तक नहीं उनको दिखी, वहां पर कोई मेडिकल अरेंजमेंट तक नहीं था। और अभी अभी हमारे गृह मंत्री 2 हफ्ते पहले वहां का सिक्योरिटी रिव्यू लेने गए थे। उन्होंने टीआरएफ का भी जिक्र किया जिन्होंने इस अटैक की जिम्मेदारी ली थी। उन्होंने कहा कि टीआरएफ एक गुट था जो 2019 में बना और 2020 से कश्मीर में आतंकवादी हमलों के लिए एक्टिव था। तो सरकार ने उस गुट को 2020 से लेकर 2023 तक क्यों बैन नहीं किया? उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी 2023 में डिक्लेयर किया गया। ये पूरा जो पहलगाम की घटना हुई एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था। एक पूरा इंटेलिजेंस ये जो पहलगाम की घटना हुई ये एक पूरा इंटेलिजेंस फेलियर था सरकार का। और फिर उन्होंने जवाब देते हुए ये कहा कि आप लोग इतिहास की बात कीजिए वे वर्तमान की बात करें। गृह मंत्री जी के कार्य क्षेत्र में आता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। क्या गृह मंत्री जी ने इस्तीफा दिया? इस्तीफा छोड़िए, जिम्मेदारी ली। साहब देखिए, इतिहास की बात आप करिए, मैं वर्तमान की बात करना चाहती हूँ। आपको तो एक बहाना चाहिए, आपको तो एक बहाना चाहिए। पूरे परिवार का नाम गिनवा देते हैं। अरे अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए। 11 सालों के लिए तो सत्ता में आप हैं। उन्होंने ये बात भी बड़े क्लियरली कही कि 2008 के अटैक को गिनवाया गया, लेकिन उस अटैक के जो सारे दोषी थे, जो सारे हत्यारे थे, आतंकवादी थे, उन सबको वहीं मार दिया गया और एक को जिंदा पकड़ा गया जिसको 2012 में फांसी दी। उन्होंने कहा कि उस समय नेताओं की एक जिम्मेदारी थी लोगों के प्रति कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने और उस समय के गृह मंत्री ने इस्तीफा भी दिया था।
अध्यक्ष महोदय, कल सत्ता पक्ष और आज भी सत्ता पक्ष के नेताओं ने 2008 के मुंबई के हमलों का जिक्र किया, बार बार कहा कि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कुछ नहीं किया। ये तो जानकारी होगी ना कि उसी समय जब वो आतंकवादी हमला चल रहा था तभी उन आतंकवादियों को मार डाला था, एक बचा था और उसको भी फांसी दे दी थी 2012 में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, देश के गृह मंत्री ने जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दिया। एक जवाबदेही थी पब्लिक के प्रति, एक जवाबदेही थी इस देश की जनता के प्रति, इस देश की धरती के प्रति। उसके बाद उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री की बात की कि प्रधानमंत्री अगर ऑपरेशन का क्रेडिट लेते हैं चलो ठीक है, वो तो ओलंपिक्स में आए हुए मेडल तक का क्रेडिट ले लेते हैं। ओलंपिक्स में हमारा मेडल आता है उसका भी श्रेय लेते हैं, लेकिन सिर्फ श्रेय लेने से नहीं होता नेतृत्व, जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है। इसके बाद उन्होंने ट्रम्प की बात की कि उन्होंने सीज फायर रुकवाया और एक तरह से देखा जाए तो ये ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि आसिम मुनीर को वहां लंच पर बुलाया गया वॉशिंगटन में, और अभी अमेरिका जो आतंकवाद के ऊपर कॉन्फ्रेंस कर रहा है उसकी अध्यक्षता भी पाकिस्तान को दी गई। ये एक तरह से फॉरेन पॉलिसी फेलियर। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद अगर पाकिस्तान को सबक सिखाना था तो शायद ये मकसद अभी अधूरा है क्योंकि हमारी कूटनीति विफल रही है। इसका प्रमाण यही है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक पाकिस्तानी जनरल जिसके हाथ खून से रंगे थे अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ बैठकर लंच खा रहे थे। अगर ऑपरेशन सिंदूर का मकसद आतंकवाद को खत्म करने का था तो पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्ष चुने जाने से इस मकसद को धक्का लगा है। और इसके बाद प्रियंका गांधी जी का एक बहुत ही कमाल का स्टेटमेंट है। उन्होंने उन 25 मरे हुए भारतीयों का नाम लेने के बारे में कहा ताकि हम सब ये जान सकें कि वो सब भी वहां बैठे लोगों की तरह इंसान थे, ना ही राजनीति के मोहरे। और वहां पर बीजेपी ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया कि उन्होंने उन भारतीयों को हिंदू कहा। जब एक देश के नागरिकों पर दूसरे देश के द्वारा भेजे गए आतंकवादियों की तरफ से अटैक होता है तो वो सिर्फ, चाहे धर्म बूझकर किया गया, वो सिर्फ उस धर्म के लोगों की तरफ नहीं, पूरे देश के ऊपर अटैक था। क्योंकि उस अटैक का मतलब सिर्फ हिंदुओं को मारना नहीं था, भारत में रहते हुए हिंदू और मुसलमानों के बीच में कम्युनल टेंशन पैदा करना था। कश्मीर की जो एक भारत का स्टेट है उसकी इकोनॉमी पर इफेक्ट करना था, टूरिज्म पर इफेक्ट करना था। ये अटैक सिर्फ हिंदुओं पर नहीं था, पूरे के पूरे भारत पर था। उनमें से 25 भारतीय थे। और हमारी आर्मी जिसमें हर धर्म के लोग हमारे देश की सेवा करते हैं, उन्होंने इस अटैक को हिंदू लोगों के कत्लेआम का बदले के रूप में नहीं किया, उन्होंने ये ऑपरेशन भारत के ऊपर किए गए हमले के बदले में। और यहाँ पर प्रियंका गांधी जी का जो बयान था वो खत्म। इसके बाद आया इस पूरी चर्चा का सबसे लॉजिकल, सबसे इफेक्टिव और सबसे ज्यादा वेल ओरिएंटेड बयान, जो कि था लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी ने अपने बयान की शुरुआत में ही ये कह दिया कि दिस अटैक वाज फ्रॉम द पाकिस्तानी स्टेट। तो बीजेपी के जो ये सारे इल्जाम थे कि कांग्रेस पाकिस्तान की साइड ले रही है, वो तो यहीं खत्म हो। इसके बाद राहुल गांधी जी ने विक्टिम्स के साथ बात शुरू की। उन्होंने विक्टिम्स के बारे में बताया, अपने एक्सपीरियंसेस बताए कि जब वो 2 घंटा वहां बैठे विक्टिम्स के साथ, उनके परिवार के साथ, उन्होंने फोटो एल्बम देखी तो उन्होंने क्या महसूस किया। और फिर उन्होंने इसको कनेक्ट किया 2 चीजों के साथ, 2 कॉन्सेप्ट्स के साथ जो कि किसी भी ऑपरेशन में जरूरी होते हैं। पहला पॉलिटिकल विल और दूसरा
आर्मी को दी जाने वाली फ्रीडम। इसको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने 1971 में इंदिरा गांधी जी की गवर्नेंस का एग्जाम्पल दिया कि कैसे जब अमेरिका की फ्लीट इंडियन ओशन में आ गई थी तब भी इंदिरा गांधी जी झुकी नहीं। इस चीज ने दिखाया कि उनकी पॉलिटिकल विल क्या। दूसरा, सैम मैनेक्शॉ जी के साथ जो इंटरेक्शंस थी उसमें इंदिरा गांधी जी ने उनको फ्रीडम दी कि वो चाहे 6 महीना रुके, 9 महीना रुके या साल रुके, पर अपने तरीके से अपने ऑपरेशन को शुरू करे और बांग्लादेश को उन्होंने 2 हिस्सों में विभाजित किया। ये चीज उनकी जो फ्रीडम उन्होंने आर्मी को दी वो दिखाती है। और इसका कंपैरिजन उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से किया कि जब, अब यहां पर आप राजनाथ सिंह जी के बयान को याद कीजिए कि जब 1/27 पर ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया तो 1/35 पर भारत के डीजीएमओ ने फोन कर उनको ये कहा कि हमारे ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए और अब हम डीएस्केलेशन चाहते हैं। तो भारत ने एक तरह से अपने डीएस्केलेशन की पॉलिटिकल विल को पाकिस्तान के सामने रख दी, पहली गलती। दूसरी बात उन्होंने की जो फ्रीडम दी जानी चाहिए आर्मी को, इसमें उन्होंने कैप्टन शिव कुमार जी का बयान कोट किया कि पॉलिटिकल लीडरशिप का ऑर्डर था कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को अटैक नहीं करना है। तो राहुल गांधी जी ने कहा कि आप एक तरफ से तो प्लेन्स को भेज रहे हो और दूसरी तरफ से कह रहे हो उनके डिफेंस सिस्टम्स को भी अटैक नहीं करना। तो एक तरफ से आप अपने सिपाहियों को हाथ पीछे बांधकर जाने को कह रहे हैं। Meaning you went into Pakistan, you attacked Pakistan, and you told our pilots do not attack their air defense system. Meaning you told our pilots go and attack and face the air defense system of Pakistan. ये 2 गलतियां उन्होंने सरकार की पहले गिनवाई और प्रधानमंत्री पर ये इल्जाम लगाया कि उन्होंने एयरफोर्स को अपनी पीआर इमेज के लिए इस्तेमाल किया है और फिर को ये चैलेंज दिया कि वो सदन में आकर कहें कि ट्रंप ने झूठ कहा, ट्रंप इज अ लायर। 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया है। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage of Indira Gandhi, let him say here that Donald Trump, you're a liar. That you did not make a ceasefire and that we did not lose any planes. Let him say it here. If he has the courage. और फिर उन्होंने एक बहुत बढ़िया इंसाइट भी दिया कि जितने भी देशों ने कंडेमनेशन की वो कंडेमनेशन टेररिज्म की थी, पाकिस्तान की नहीं। उन्होंने ये कहा कि पहले के समय में जब भी कोई अटैक इस तरह का होता था तो भारत एक ऐसी पोजीशन में होता था कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है और उसको ब्लेम किया जाना चाहिए और दुनिया उनको कंडेम करती थी। अब लोगों ने टेररिज्म को तो कंडेम किया, लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान उन्होंने भारत और पाकिस्तान को इक्वेट कर दिया कि इन दोनों की लड़ाई थी, दोनों बराबर थे इसमें, जबकि एक साइड टेररिस्ट थी। तो पाकिस्तान का कंडेमनेशन यहां नहीं हुआ, सिर्फ टेररिज्म का। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर नहीं है बट वो यूज करते हैं। भाषण में उन्होंने कहा कि सारे के सारे देशों ने टेररिज्म को कंडेम किया है। एब्सोल्युटली 100% करेक्ट। मगर उन्होंने यह नहीं बताया कि पहलगाम के बाद एक भी देश ने पाकिस्तान को नहीं कंडेम किया है। Not a single country has condemned Pakistan. Everybody has condemned terrorism. What does it mean? That the world is equating us with Pakistan. और इसके बाद उन्होंने हमारे फॉरेन मिनिस्टर की फॉरेन पॉलिसी पर भी सवाल उठाया
और ये कहा कि अगर आसिम मुनीर वहां पर लंच करने जा रहा है और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहा है टेररिज्म के ऊपर, तो हमारी फॉरेन पॉलिसी बिना किसी शक के फेल हो चुकी है। The man behind Pahalgam is a Pakistani general called General Munir, Chief of Army Staff. That man is having lunch with the President of the United States. He is sitting there. Our Prime Minister cannot go there. Mr. Trump is breaking all protocol, and he's inviting the man who has done terrorism in India to have lunch with him. Prime Minister hasn't said anything. Prime Minister has not said, how dare Mr. Trump invite Mr. Munir to his office. और उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जी का ये बयान था या सत्ता पक्ष का ये बयान था कि एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। इसका मतलब वॉर होने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस सरकार ने टेररिस्ट के हाथ में दे दी कि आप एक इग्निशन दो टेररिज्म का और एक वॉर पूरी की पूरी स्टार्ट हो जाएगी। और फिर उन्होंने अपने टाइम की फॉरेन पॉलिसी को भी बताया, जो उन्होंने पहले भी बताई थी कि उनकी फॉरेन पॉलिसी का यह उद्देश्य था कि चाइना और पाकिस्तान सेपरेट रहे। लेकिन आज की सरकार की फॉरेन पॉलिसी ने इन दोनों को फ्यूज कर दिया है। चाइना पाकिस्तान के अंदर एआई डेवलपमेंट के सेंटर्स बना रही है, उनको लाइव इंफॉर्मेशन दे रही है और पूरा का पूरा हार्डवेयर सप्लाई कर रही है, जिससे पाकिस्तान इंडिया से लड़ रहा है। और अंत में राहुल गांधी जी ने इस बात से अंत किया कि देश प्रधानमंत्री जी की पीआर और इमेज से बड़ा है। To the Prime Minister, the nation is above your image, above your politics, and above your PR. The forces are above your PR, your image, and your politics. Have the humility to understand that. Have the dignity to understand that. And do not sacrifice the armed forces and national interest for your own petty political gains. Thank you, sir. और इसके बाद अंत का जो बयान है वो है प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने इन सारे बयानों को जो मैंने लिस्ट किए, जो मैंने लिस्ट नहीं किए, उन सब के ऊपर अपनी अंत में प्रतिक्रिया लोकसभा में दी कि उनका अब इस सब के ऊपर क्या रिप्लाई है। अब पर्सनली अगर मैं बात करूं मोदी जी के बयान की, तो मुझे उस बयान से बहुत उम्मीदें थी कि मोदी जी अब फाइनली आकर ट्रंप का नाम लेकर ये कहेंगे कि ट्रंप ने गलत कहा, भारत ने अपनी मर्जी से ये सीज फायर किया। लेकिन अगर हम उनके बयान को देखें तो 1.5 घंटा लंबा उनका बयान था। वो बयान की शुरुआत में उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा समय लेकर एक भूमिका बांधी कि ऑपरेशन सिंदूर कैसे सक्सेसफुल था। उसके बाद उन्होंने इसकी टेक्निकलिटीज बताई कि जो आत्मनिर्भर भारत के अंडर जो डेवलपमेंट्स हुई वो बहुत काम आई। और फिर अंत तक जाते जाते सारे का निष्कर्ष बस यही निकला कि कांग्रेस के समय में कुछ ये गलतियां हुई, उनका खामियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। कांग्रेस वाले पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। पुरानी स्ट्राइक्स के अंदर जब अभिनंदन पकड़े गए, अभी जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक बीएसएफ के जवान पकड़े गए, तो कांग्रेस ने सोचा कि अब मोदी जी फंस गए, लेकिन वो नहीं फंसे और वो सब लोग अभी भारत में वापस आ चुके हैं। हाँ, बेशक ये सब अचीवमेंट्स हैं, बेशक मोदी गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी पे, देश की इमेज पे और बाकी सब चीजों पर बहुत अच्छा काम किया। पुरानी सरकार की ये बेशक बड़ी गलतियां थी, लेकिन प्रियंका गांधी जी ने जैसे कहा, अरे अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए। 11 सालों के लिए तो सत्ता में आप हैं। बड़े ही बड़े स्पष्ट तौर पर सत्ता पक्ष अपनी जिम्मेदारी से, अपने बयानों से यहां भाग रहा है। सत्ता पक्ष बहुत ही टेढ़े मेढ़े तरीके से ये बोल तो रहा है कि दुनिया के किसी नेता ने ये नहीं करवाया, ये भारत की मर्जी थी, लेकिन व्हाट वी वांट is Prime Minister take the name of the President of America, Donald Trump, and say very clearly that he lied and हमारे कोई विमान नहीं गिरे। लेकिन मोदी जी ने इसका कोई मेंशन नहीं किया। मोदी जी ने
मोदी सर अपने 11 साल के टेन्योर की कुछ अचीवमेंट्स गिनवाई, सिक्योरिटी को लेकर उनकी जो नीतियां पुरानी सरकारों से बढ़िया हैं वो गिनवाई, और एक तरह से खुद ही अपनी पीठ थपथपाने का काम किया। वो अचीवमेंट्स बेशक बहुत बढ़िया है, वो होनी चाहिए थी, उन पर किसी का सवाल नहीं है, बट सवाल ये है कि पहलगाम का मुद्दा हुआ क्यों? IMF ने पाकिस्तान को लोन क्यों दिया? पाकिस्तान का जनरल वहां जाकर लंच क्यों कर रहा है? हमारा इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुआ? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने वो वॉर रुकवाई? अगर नहीं रुकवाई तो काउंटर क्यों नहीं किया गया उसी टाइम? वॉर रुकने की या सीज फायर की अनाउंसमेंट पहले भारत के नेताओं ने क्यों नहीं की? ये सब सवालों का जवाब अभी तक सत्ता पक्ष ने नहीं दिया। और आज ये खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ भारत के ऊपर लगा दिया है फॉर द 32nd टाइम, क्लेम करते हुए कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान की जंग रुकवाई। इसके साथ मैं चलो शुरू में ये अचीवमेंट तो बता रहा था हमारे देश की डेमोक्रेसी की कि सत्ता पक्ष ने मुश्किल सवालों का सामना किया, लेकिन बड़े क्लियरली हमें दिख रहा है कि सत्ता पक्ष ने उनका जवाब नहीं दिया है। मैं आभारी हूं उन ऑपोजिशन लीडर्स का, जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी, राहुल गांधी, शशि थरूर, प्रियंका गांधी, गौरव गोगोई, जिन्होंने भारत की अखंडता को रखा। जब जरूरत पड़ी तो आइडियोलॉजी छोड़कर भारत के साथ खड़े हुए, और अब जब डिस्कशन का टाइम है तो सत्ता को मुश्किल सवाल भी पूछे। लेकिन काम यहां खत्म नहीं हो जाता। काम वहां खत्म होता है कि या तो सत्ता पक्ष पर इतना प्रेशर बने कि वो ये बयान दे दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं करवाया सीज फायर और बाकी सारी चीजों की भी जिम्मेदारी लें, या फिर वो ये सच को कबूलें कि क्या यहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरफेयर किया है, विमान गिरे हैं या और सब। जब तक इनके जवाब नहीं मिलते विपक्ष की जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई है। विपक्ष इस चीज पर गर्व तो महसूस कर सकता है कि उन्होंने मुश्किल सवाल सामने रखे, पर उनको इस चीज पर भी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि सत्ता पक्ष इनके जो सही जवाब बनते हैं उनको दे। और मैंने आपको अभी तक 8 बयानों की बात की थी, लेकिन एक बयान जो इन 8 के अलावा भी मेरे लिए स्टैंड आउट किया, जिस बयान में उन लोगों की बात की जो लोग हमेशा इग्नोर्ड रह जाते हैं, उस बयान के बारे में भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। ये बयान दिया था पंजाब की बठिंडा कॉन्स्टिट्यूएंसी की MP हरसिमरत कौर बादल जी, जिन्होंने क्यों वॉर रुकनी चाहिए थी इस चीज पर जोर देके कहा कि किसी भी जंग का मुख्य नुकसान बॉर्डर स्टेट्स पर रहते हुए लोग फेस करते हैं। इकोनॉमी उन लोगों की खराब होती है, जो लेबर है वो तो भाग जाती है दूसरे स्टेट्स में वापस, लेकिन वहां पर जो लोग रहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, घर, जान का उनका नुकसान होता है। सर, जंग रुका क्यों उनसे पूछिए जो लोग बॉर्डर में बसते हैं। आज इस हाउस में कितने लोगों ने ऑपोजिशन में, रूलिंग में या फिर सरकार में, उन लोगों की बात किसने की जो बॉर्डर में बसते हैं? मेरे कश्मीर के भाइयों ने उनकी पीड़ा बताई और मैं पंजाब के लोगों की पीड़ा बताना चाहती हूँ जो उस बॉर्डर में बसते हैं, जहाँ दिन रात उनको इन बॉर्डर में रहने का उसका सामना करना पड़ता है। बॉर्डर के लोगों का जो भरपाई होनी चाहिए वो कभी होती नहीं है, ना उनके टूटे हैं घर, ना उनकी सड़कें, ना उनका फसल का नुकसान, कोई उनके बारे कोई बात करता नहीं। और मेरे पंजाब में जो ये समा चल रहा था, लोगों को 47 के काले दिन, 65 के, 75 के वॉर के, वो सारे काले दिन याद आने लग गए कि अब हमारे भविष्य में होगा क्या। उन्होंने इस चीज पर बहुत जोर देकर कहा कि सरकार और विपक्ष चाहे देश के मुद्दों पर बहस करें, जरूर करें, लेकिन वो बॉर्डर स्टेट्स के लोगों के राइट्स और उनकी सिक्योरिटी को भी ध्यान में रखें। अगर देश के डिफेंस सिस्टम ड्रोन्स को रोक सकते थे तो इतने सालों से जो पाकिस्तान ड्रग्स भेज रहा है पंजाब में, उनको क्यों नहीं रोका गया? इसी तरह सर, ड्रोन्स ने बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन न्यूट्रलाइजिंग दिस, लेकिन मेरे स्टेट पंजाब में पिछले 10 सालों से बॉर्डर के पार से ड्रोन आके आर्म्स, एम्यूनेशन, ड्रग्स लेके हमारे स्टेट में तबाही नहीं मचाई, लेकिन पूरे देश में अपने आर्म्स और अपने ड्रग्स फैला रहा है। यही
आर्म फोर्सेस इस बार ही न्यूट्रलाइज कर सकी, कुछ नुकसान ना होए, तो फिर 10 सालों से क्यों उन ड्रोन्स को नहीं रोका जा रहा? आपको हैरानी होगी, पिछले 6 महीनों में ही इस साल के बीएसएफ ने 130 ड्रोन, 135 किलो नारकोटिक्स एंड 79 वेपन सीज किए हैं। आप सोचिए कितने जो सीज नहीं हुए हैं और वो देश के कोने में जाके क्या हैवक क्रिएट कर रहे हैं। पंजाब में श्री दरबार साहिब जी पर भी इतनी धमकियां अब तक आ चुकी हैं, वहां पर अटैक होने पे उस पर भी सत्ता पक्ष अपना इंटरफेरेंस दे और बॉर्डर स्टेट्स की सिक्योरिटी को एक अहम तरजीह वाला मुद्दा बनाए। सर, गोल्डन टेम्पल में भी 10 बारी धमकियां आ चुकी कि हम उड़ा देंगे। क्या सरकार को उधर की नाकाम है? आप ही कुछ कर दिए। हरसिमरत कौर बादल जी का बयान चाहे विपक्ष और सत्ता पक्ष से अलग था, लेकिन उन्होंने अपने लोगों की आवाज बड़ी जिम्मेदारी से उठाई और इस बात के लिए उनको सराहा जाना चाहिए। इसके साथ ही जो मुख्य बयान लोकसभा में कहे गए उन सब का एक मैंने समरी के तौर पर आपको दिया। आप सब इसके ऊपर अपने सजेशन, अपने कमेंट जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें। मैंने संसद टीवी ऑफिशियल चैनल का लिंक और जो अनकरेक्टेड वर्जन इन डिबेट्स का टेक्स्ट फॉर्म में अवेलेबल है उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप खुद चाहें तो उनको जाकर पढ़ सकते हैं। और अंत में मैं हमारे देश के लोगों को जो ये मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होइए, क्योंकि प्लेटो ने कहा था कि इफ़ यू डोंट गेट इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स यू विल बी रूल्ड बाय योर इन्फीरियर्स। अगर आप राजनीति में भागीदारी नहीं लेंगे तो आप पर आपके कमतरों के द्वारा राज किया जाएगा। इसी के साथ मैं ये वीडियो अंत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी और अपने विचारों को आप कमेंट्स में ज़रूर लिखेंगे। धन्यवाद।